हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी 1 पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को उनके आंसर के साथ देखेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके 2 से 3 अंकों के लिए पूछे जाने वाले हैं, यानी आपके ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताइए। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर भी देख लेते हैं, क्योंकि आप सभी कहते हैं कि सर क्वेश्चन के साथ उनका आंसर भी बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कि विशिष्ट चालकता है क्या। तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, यानी दोस्तों कोई चालक है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है, यानी प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम जो होता है उसे कहते हैं विशिष्ट चालकता। यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को यानी उल्टा उसी का होता है विशिष्ट चालकता। इसे दोस्तों के यानी कप्पा से व्यक्त करते हैं। ये क्या दोस्तों, कप्पा। तो विशिष्ट चालकता को कप्पा से व्यक्त करते हैं और इसका फार्मूला हो जाएगा कप्पा बराबर 1/रो। ये रो क्या है दोस्तों, पी नहीं है, यहाँ पर रो है। रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये क्या है 1/रो, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा ही हमारा विशिष्ट चालकता होती है। इसका मात्रक होता है दोस्तों ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो विशिष्ट चालकता का क्या होगा मात्रक, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कोलराउस का नियम क्या है। दोस्तों इस पर भी मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाया है और अच्छे तरीके से समझाया है, लेकिन आपको अगर शॉर्ट में पूछता है तो आपको इस प्रकार से लिखना, जैसे मैंने अभी बता रहा हूं आपको। तो कोलराउस का नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की, यानी कोई विद्युत अपघट्य है कि अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर देखिए उदाहरण है, किसी विद्युत अपघट्य यानी कोई विद्युत अपघट्य, जैसे यहाँ पर HCl का विद्युत अपघट्य है दोस्तों, HCl का विद्युत अपघट्य है, उसकी अनंत तनुता पर यानी इनफाइनाइट, ये अनंत तनुता है, यन क्या है मोलर चालकता है, उसके अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यानी इसमें दोस्तों धनायन भी है और ऋणायन भी है। जैसे यहाँ पर देखिए अनंत तनुता पर धनायन H+ है और ऋणायन Cl- है, तो उनकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। यही क्या है दोस्तों, कोलराउस का नियम है। तो अगर आपसे दोस्तों 2 अंकों के लिए पूछता है तो आपको इतना करना है। अगर आपका 3 से 4 अंकों में यानी लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो आपको वो बड़ा नियम लिखना है जो मैंने आपको पहले बताया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसका प्रमुख लक्षण यानी इसके क्या लक्षण है। तो दोस्तों वैसे तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी धातुओं और अधातुओं की एक श्रेणी होती है। कैसे, तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, चलिए इसे देख लेते हैं। धातुओं यानी धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को, उनके दोस्तों मानक इलेक्ट्रोड जो विभव होते हैं उनके बढ़ते हुए क्रम में, यानी बढ़ता एक क्रम बढ़ता हुआ क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, यानी उनके जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होते हैं उनके बढ़ते हुए क्रम में हम उन्हें व्यवस्थित करें तो हमें एक श्रेणी यानी एक लाइन प्राप्त होगी। वही श्रेणी क्या कहलाती है दोस्तों, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। इसके लक्षण जैसे कि हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, H2 गैस देते हैं। यानी पहला लक्षण है इसका, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल या भाप से क्रिया करके H2 गैस देते हैं। सेकंड है आपका इसी में, श्रेणी का ऊपर वाला तत्व, यानी दोस्तों श्रेणी का जो ऊपर वाला तत्व होगा सबसे 1 नंबर यानी फर्स्ट वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, यानी विलयन से विस्थापित अलग कर देता है। तो यही आपके 2 लक्षण हो जाएंगे इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋणात्मक उत्प्रेरक पर टिप्पणी दीजिए। दोस्तों आप उत्प्रेरक तो पढ़े होंगे, अब इसमें उत्प्रेरक में होते हैं ऋणात्मक धनात्मक उत्प्रेरक। उत्प्रेरक होता क्या दोस्तों, जो अभिक्रिया के वेग को घटाते हुए बढ़ाते हैं। तो आपको इसमें से बताना है ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या है, इस पर टिप्पणी देना है। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है जब उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटाता है, यानी उत्प्रेरक होता है
या तो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं या तो बढ़ा देते हैं। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है जब उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटाता है। तो यह घटना क्या कहलाती है? ऋणात्मक उत्प्रेरण, यानी यह घटना कहलाती है ऋणात्मक उत्प्रेरण। और यह उत्प्रेरक ही क्या कहलाता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। यानी जो अभिक्रिया का वेग घटता है तो वह घटना कहलाती है ऋणात्मक उत्प्रेरण, और जो उत्प्रेरक घटाता है उसे कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो यहां पर यही है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है। स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक की परिभाषा दीजिए। स्वर्ण संख्या क्या होती है? गोल्डन नंबर। तो रच्छी कोलाइड की शक्ति को स्वर्ण संख्या से व्यक्त किया जाता है। यानी दोस्तों रच्छी कोलाइड की जो शक्ति होती है उसे स्वर्ण संख्या से व्यक्त किया जाता है। जैसे किसी द्रव स्नेही, दोस्तों आप द्रव स्नेही और द्रव विरागी कोलाइड पढ़े होंगे। तो किसी द्रव स्नेही कोलाइड में द्रव की संख्या यानी स्वर्ण संख्या उसका मिलीग्राम में, ml में, मिलीग्राम में वह भार है जो उसका, यानी दोस्तों मिलीग्राम में वह भार होता है रच्छी द्रव स्नेही कोलाइड का। स्वर्ण संख्या जो होती है मिलीग्राम में वह भार होता है जो गोल्ड साल के 10 मिली में उपस्थित, यानी 10 ml में उपस्थित होने पर 10% क्या 10% NaCl सोडियम क्लोराइड विलयन के 1 ml को डालने पर साल के लाल रंग के नीले रंग में परिवर्तित होने को रोकने की क्षमता होती है। यानी जो लाल रंग से नीले रंग में परिवर्तित होने की क्षमता होती है उसे रोकता है। तो यही क्षमता क्या है? स्वर्ण संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। रेडान की खोज किसने की थी? इसका किस रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है? दोस्तों शॉर्ट आंसर है लेकिन यह पूछा जाता है 2 अंकों के लिए। तो रेडान की खोज दोस्तों किसने की थी? डॉर्म ने की थी। और इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। किसके? कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो यही आपका 6वां क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, उत्कृष्ट गैसें अक्रिय क्यों होती हैं? यानी उत्कृष्ट गैसें अक्रिय क्यों होती हैं? इनके द्वारा बनाए गए यौगिक सूत्र बताइए। जैसे उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं दोस्तों, अक्रिय गैसें के सभी कक्ष, जो अक्रिय गैसें होती हैं आपने देखा होगा वर्ग 18 या शून्य समूह के जो तत्व होते हैं, जैसे अक्रिय गैसें होती हैं तो सभी कक्ष इनके क्या होते हैं? पूर्णतः भारे होते हैं, क्योंकि लास्ट अंतिम कक्ष में होती हैं। तो पूर्णतः भारे होने के कारण ये संतृप्त होती हैं और इसी कारण रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं। क्योंकि संतृप्त होती हैं, सभी कक्ष भारे होते हैं, इसीलिए रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं, कोई रिएक्शन नहीं करती हैं। इन तत्वों का आयनन विभव जो होता है स्थायी इलेक्ट्रॉन कक्ष होने के कारण उच्च होते हैं। अतः ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती या किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। इसके यौगिक कौन कौन से हैं? WHE2 और दूसरा है AR6H2O। ये 2 यौगिक है दोस्तों। तो ये उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं इनके सभी कक्ष क्या होते हैं? भारे होते हैं। यह किसी से रिएक्शन अभिक्रिया नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो है लिगेंड क्या है? उदाहरण दीजिए दोस्तों। तो लिगेंड क्या होता है? तो वैसे तो अगर आपको एक आयनन संकर दिया जाए, यानी एक क्षेत्र दे दिया जाए, जैसे कि IUPAC नाम निकालते हैं, तो वो क्षेत्र दे दिया जाए आपको तो लिगेंड आप निकाल लेंगे। लेकिन उसकी परिभाषा पूछता है तो आप उस देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वही देखिए, वह आणविक अथवा आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिक के, यानी संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से स्थायी रूप से जुड़ा होता है, वही क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। जैसे कि दोस्तों यहां पर देखिए, ये है हमारा संकर यौगिक। क्या पूरा है संकर यौगिक? अब दोस्तों इसमें आप से पूछा गया है लिगेंड कौन सा है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, जो ये ब्रैकेट के अंदर है, ये यहां पर ये Fe2+ जो है केंद्रीय धातु परमाणु है, इससे कौन सा ये जुड़ा है? Cn- जुड़ा है दोस्तों। तो जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है ये क्या है? लिगेंड है हमारा। तो यही यहां पर कहा गया है कि आयन स्पीशीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से स्थायी रूप से जुड़े होते हैं। तो ये केंद्रीय धातु परमाणु से क्या जुड़ा है? Cn- साइनाइड। तो यही क्या होगा आपका? यही है लिगेंड। तो इस प्रकार से आप लिगेंड की परिभाषा देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह नियम पूछा ही जाता है। जैसे कि सेट-जेप नियम क्या है? क्वेश्चन है आपका, सेट-जेप का नियम बताइए, उदाहरण दीजिए। दोस्तों सेट-जेप का नियम क्या होता है? तो यह कई बार पूछा जा चुका है।
तो इसको चलिए देखते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को सांद्र H2SO4 कंसंट्रेट हमें सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है। तो सांद्र H2SO4 के साथ 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर एल्कोहल यानी OH समूह जो एल्कोहल का होता है तथा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मिलकर H2O के अणु के रूप में निकल जाते हैं तथा एथिलीन बनती है। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों क्या है, एल्कोहल है। तो एल्कोहल को हमें किससे गर्म करना, 160 से 70 डिग्री पर गर्म करना है। शायद जब का नियम है दोस्तों, आप इसे अगर रिएक्शन ही समझ लेते हैं तो आप आसानी से परिभाषा बना सकते हैं। कैसे, एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर जब इससे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु OH क्रियात्मक समूह जो होता है इसके साथ क्रिया करके H2O बनाते हैं यानी जल बनाते हैं और एथिलीन बनती है। तो यही क्या है, सैड-जैप का नियम है। कैसे दोस्तों, यहां पर इसमें थोड़ा सा यहां देखिए, C हो गया। अब इसमें इसकी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो H हो गया, यहां पर H हो गया और ये 4 इसका हो गया। तो आपको C2H5 चाहिए, H एक यहां पर लगा दीजिए और एक यहां पर लगा दीजिए और यहां पर दोस्तों OH लगा दीजिए। तो ये जो OH परमाणु है ना, ये आपका H से इससे रिएक्शन कर लेगा यानी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु से, तो H2O बना देगा ये। और यहां पर बचा क्या, CH2 और CH2 यानी कि डबल बॉन्ड है जो, तो ये बन गया एथिलीन। यही क्या है दोस्तों, यही है आपका सैड-जैप का नियम। तो एथिलीन आपका बन गया। इस प्रकार से यही है सैड-जैप का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसे काफी लोग जानते भी नहीं होंगे। तो ये दोस्तों हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन यानी HBZ अभिक्रिया क्या है, समझाइए, ये पूछा जाता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, लाल फास्फोरस या आयोडीन उत्प्रेरक, क्या है ये उत्प्रेरक है दोस्तों, आयोडीन या लाल फास्फोरस की अल्प मात्रा की उपस्थिति में जब हम उच्च ताप पर, यानी ताप क्या है, उच्च है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्लोरीन से रिएक्शन कराने पर अल्फा हाइड्रोजन अम्ल बनते हैं। कैसे दोस्तों, तो हमें यहां पर क्या है, लाल फास्फोरस या आयोडीन एक उत्प्रेरक के रूप में लेना है। तो यहां पर हम उत्प्रेरक जैसे फास्फोरस ले लिए, लाल फास्फोरस। अब यहां पर टेम्परेचर है तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल अर्थात दोस्तों RCH2 और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है। तो ये क्या है दोस्तों, पूरा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। Cl2 से हम रिएक्शन करवाएं इसमें तो क्या बनेगा, क्लोरीन से जब अभिक्रिया कराते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन अम्ल बनते हैं, अर्थात ये क्या बन गया, अल्फा हाइड्रोजन अम्ल बन गया। और यहां पर हाइड्रोजन ये HCl क्या है, अलग हो गया, तो अल्फा हाइड्रोजन अम्ल हमारा यहां पर बन गया। यही है दोस्तों आपको, मतलब कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को Cl2 के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में गर्म करने पर अल्फा हाइड्रोजन अम्ल बनता है। यही रिएक्शन क्या कहलाती है, यही है आपकी HBZ रिएक्शन। तो यही थे दोस्तों आपके 10 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपको भी इंपॉर्टेंट लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो आपको इसी प्रकार का होने वाला है।